देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहे हैं, जो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सिर्फ एक वीडियो आपको यह सिखा सकती है कि आप लोग ने अभी तक क्या गलतियां की हैं, या फिर किस प्रकार आप लोग गलतियां लगातार कर रहे थे, या फिर हम किस प्रकार अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार हम आपको अपने आप को इस टॉपिक में और भी बेहतर बना सकते हैं। मात्र एक टेबल है जो आपके ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ा के रख देगी, और यह इतना एडवांस है कि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें आप इस टेबल से सीख सकते हैं। तो ध्यान देते हैं एक्टिव वॉइस होते क्या है। एक्टिव वॉइस एक तरीके से टेंस के वाक्य होते हैं जो कि सीधे दिए गए होते हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या अंतर है, किस प्रकार हम लोग अंतर करेंगे इसमें, ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस सबसे पहले हम लोग समझ ले होते कितने हैं। आपको जैसे कि पता है कि टेंस होते हैं 12 हैं। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग, टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों में शुरुआत के तीन टेंस मतलब प्रेजेंट के 3 भागों की पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 3 की पैसिव वॉइस बनती है, चौथे की नहीं बनती। इसी प्रकार पास्ट में भी 3 की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, 3 की बनती है और चौथे की नहीं बनती। लेकिन फ्यूचर में आपकी सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है और फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। इस प्रकार 3, 3, 6 और 2, 8, लगभग नहीं, फिक्स है ये कि 8 टेंसों की पैसिव वॉइस आपकी बनती है, 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब बनती है तो हम लोग क्या परिवर्तन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस दिल थाम के बैठिए, आज का ये वीडियो और ये सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आप लोग बहुत अच्छा और बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यदि आपको कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मिल जाए, अब इतना तो पता ही होगा, यदि आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तो ये तो मालूम ही होगा कि आखिर टेंसों की सहक्रिया क्या होती हैं। और नहीं भी मालूम है तो चिंता वाली कोई बात नहीं, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं। यदि कोई भी वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नहीं मिलती है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा मिलेगा। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आपको डू या डज लगा मिलेगा। मतलब ये 3 ऐसी पहचानें हैं जो आपको मिलने वाली हैं देखने को, और ये नहीं मिलती हैं तो समझ लीजिएगा किसी और टेंस का है। तो ये तो पक्का पता है कि यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने वाले हैं तो आप एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पहचान जाएंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी, ये तो एस मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ये तो डू या डज मिल जाएगा। यदि इतनी चीज आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है कि इनके स्थान पर, मतलब ये सहायक क्रिया के स्थान पर हम लोग एजेएमआर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है या फिर डू या डज है, इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिल जाए तो सीधे सीधे समझ लीजिएगा पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग सहायक क्रिया के रूप में एजेएमआर का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाएंगे। और वाक्य कैसे बनाएंगे यदि आपको ये पता नहीं है तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको सारे नियम बताए गए हैं। और अगर इसी वीडियो में समझना चाहते हैं तो बस इतना मान लीजिए, अंत तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा कंबाइंड सूत्र बताऊंगा जिसमें से किसी भी प्रकार का कैसा भी धुरंधर से धुरंधर वाक्य मिल जाए आप किसी भी कीमत पर बनाकर दिखाएंगे। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है एक्टिव वॉइस का। तो आपको एजेएमआर देखने को मिल जाएगा और एजेएमआर के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी मिलेगा। मतलब एजेएमआर तो मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी मिल जाएगी। अगर यह आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। एजेएमआर अगर मिल जाता है तो उसके बाद में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING, बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हम लोग वाक्य को बना देंगे। यदि आपका वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, पहचान तो आप लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मालूम है कि हैज या हैव का हम लोग प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि इस तरह का कोई वाक्य आपको देखने को मिल जाता है तो समझ लीजिएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हैज या हैव मिल गया तो मान लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का है।
अब पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिर्फ आपको हैज के बाद में बीन या हैव के बाद में बीन लगा देना है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पहले से भी मिल गई थी, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी बनती ही नहीं है, तो बस आप इतना जान लीजिए कि इस टेंस के वाक्यों में हैज बीन और हैव बीन सहायक क्रिया के रूप में हम लोग यूज करते हैं। पैसिव वॉइस बनती नहीं, तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, सबसे पहले वाक्य को पहचानो कि वाक्य का टेंस कैसे पहचानेंगे। तो यदि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए या फिर आपको डिड मिल जाए सहायक क्रिया के रूप में, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा दिया गया वाक्य कहाँ का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फॉर्म मिले या फिर डिड मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसको पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया में हम लोग वाज वेयर या फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस में सभी लोग जानते हैं कि वाज वेयर के रूप में हम सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर होती है सहायक क्रिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग आईएनजी के प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर सहायक क्रिया होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के प्रयोग करते हैं। तो इसकी यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वेयर के साथ में हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए वाक्य को हम लोग बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हेड लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग हेड बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब बीन और लग जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बनती नहीं, तो हम इसकी कोई चर्चा ना करें। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ नहीं है, विल सेल आपका सहायक क्रिया है तो उसमें विल बी या सेल बी का प्रयोग कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो थर्ड फॉर्म तो देखिए आपकी कंपलसरी है, अगर आपका पैसिव वॉइस में वाक्य है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, किसी भी कीमत पर वो हटने वाले नहीं है। और यदि फर्स्ट थर्ड फॉर्म ना हो तो फिर हम वहां पर कहीं ना कहीं टेंसों की तरफ इशारा करेंगे कि हमें पता करना है कि ये किस टेंस का वाक्य हो सकता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बनती नहीं, इसलिए कोई चर्चा ना करें। फ्यूचर परफेक्ट की बनती है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, विल हैव या सेल हैव के बाद में विल हैव या सेल हैव अगर मिल जाता है तो विल हैव या सेल हैव के तुरंत बाद में हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN। जब भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, विल हैव या सेल हैव देखने को मिल जाए तो उसके तुरंत बाद आप लोग विल हैव बीन या सेल हैव बीन के प्रयोग कर देंगे। और थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहले से भी हुआ है और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगना है और फ्यूचर कंटीन्यूअस का आपका बनती नहीं है। तो इस प्रकार हमने एक टेबल तैयार की जो कि आपकी 12 में 12 टेंसों की थी। अगर आपने यह पहचान लिया कि किस टेंस का वाक्य है और इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय सहायक क्रिया क्या होगी और क्या क्या चेंजिंग होगी, अगर आपने इतना पहचान लिया तो मान के चलिए आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरी तरह सीख लिए। अब कुछ स्पेशल नियम है, इसको भी मैं बता देता हूँ। हालांकि यह नियम आपके 10वीं से ऊपर है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप किसी बड़ी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं तो वहां पर आपको ये नियम देखने को मिलेंगे। यदि आपको मोडाल्स देखने को मिल जाए, मोडाल्स में कौन कौन होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, ये सब चीजें मिल जाए, ये लिखा है। यदि इनमें से कोई भी चीज मिल जाती है तो मान के चलिए कि ये हमारे जो वाक्य हैं मोडाल्स वाले हैं। और यदि मोडल्स वर्ब मिल जाती हैं तो हम लोग कुछ नहीं करना है, वाक्य जैसे बनता था वैसे बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में, लेकिन इन शब्दों के तुरंत बाद में बी लगा देंगे, BE। देखिए वाक्य बनाने के तरीके वही है जिस तरह आप बनाते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से आगे की भी वाक्य बनेंगे। बस हम क्या करेंगे, मोडाल्स के बाद में हम लोग बी का प्रयोग कर देंगे। और यदि वाक्य नकारात्मक है तो बी के पहले नॉट लगाना पड़ेगा। यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो मोडाल्स के सीधे बाद में बी लगाइए, अपने वाक्य को बना लीजिए। कुछ अन्य नियम भी हैं, 3 अन्य नियम हैं जो 12वीं से लेकर आपके कंपटीशन के लेवल में भी पूछे जाते हैं। इन तीनों नियमों को समझ लीजिए, इसके साथ में पूरे नियम आपके समाप्त हो गए। पैसिव वॉइस का कोई भी ऐसा दुनिया में नियम बचा नहीं है जो लागू हो जाए और कोई ना कोई एक नया वाक्य मिल जाए। इसलिए मैं बता सकता हूँ कि सारे महत्वपूर्ण नियम आपके हो चुके हैं, सिर्फ ये 3 बचे हैं। ये 3 भी आपके कंपटीशन के पेपरों के लिए, यदि आप स्टेट बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये 3 नियम आपको स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में भी देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मिलते भी हैं मे भी, तो मैं बता दे रहा हूं आपको, ये वाक्य आपसे छूटेगा नहीं। तो देखिए, यदि
आपको किसी भी वाक्य में एज एम आर वाज वेयर मिल जाए, किसी भी वाक्य में एज एम आर वाज वेयर मिल जाए और उसके तुरंत बाद टू लगा हो, टी ओ, ध्यान दीजिएगा। यदि एज एम आर वाज वेयर, सिर्फ 5 वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, एज एम आर वाज वेयर, अगर इसके तुरंत बाद टू लगा हो और टू के बाद में वर्ब दी गई हो, ध्यान दीजिएगा, टू के बाद में वर्ब भी दी होनी चाहिए। एज एम आर के बाद, एज एम आर वाज वेयर के बाद में टू और टू के बाद में यदि वर्ब मिल जाए आपको देखने को, तो इसको बनाने का एक ही तरीका होता है कि टू के बाद में आप बी लगा दें। टू के बाद में क्या लगा दें? बी। बाकी जैसे आप वाक्य को बनाते रहे उसी प्रकार बनाते रहिएगा। इज का प्रयोग होना है तो इज लगाएंगे, एम का होना तो एम लगाएंगे, आर का होना तो आर लगाएंगे। इसके तुरंत बाद में टू आया है तो टू भी लगाएंगे और इसके बाद में सिर्फ हम अपनी तरफ से बी जोड़ेंगे, बीई। इसी प्रकार अगला नियम है इसका, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ दैट से दैट, सॉरी दे से दैट, दे से दैट, दे से दैट और इसके बाद में कोई आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हो, दे से दैट के बाद में कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, दे से दैट के स्थान पर इट इज सेड दैट कर देना है। मतलब दे से दैट जो लिखा हुआ था आपका किसी भी वाक्य में, ये जो लिखा हुआ था इसको अलग कर देना है, इसके स्थान पर क्या लिख देना है? इट इज सेड दैट। इट इज सेड दैट लिखकर पूरा एक्टिव वॉइस का वाक्य उतार देना, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है। और सबसे अंतिम टेबल का नियम है, क्योंकि इसके बाद में सारे नियम आपके समाप्त हो ही जाने हैं। यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम लिखा मिल जाए, इट इज टाइम, एक सेकंड रुकिएगा, इट इज टाइम देखिए लिखा हुआ ना, इट इज टाइम, किसी वाक्य प्रारंभ में इट इज टाइम लिखा हो और उसके तुरंत बाद में टू लगा हो, टू लगा है ना, इट इज टाइम के बाद में यदि टू लगा हो और उसके बाद कोई सेंटेंस दिया हो तो आपको क्या करना है? इट इज टाइम फॉर लिख देना है, इट इज टाइम फॉर। ठीक है, ये तो शुरुआत में लिख देंगे, इट इज टाइम तो पहले से भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ फॉर लगाना है, इट इज टाइम फॉर लगा देना है। और जैसे वाक्य बनाते थे अभी तक आप नॉर्मल, उसी तरह से वाक्य बनाना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद में टू लग जाएगा। इसमें 2 परिवर्तन होंगे, इट इज टाइम के स्थान पर इट इज टाइम फॉर, और जो टू था ये हमारा ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। इस प्रकार ये जो पूरे नियम थे वो पूरे नियम कंप्लीट हुए। इससे अधिक बोर्ड परीक्षा में तो क्या आपके किसी कंपटीशन के भी एग्जाम में नहीं दे सकता है आपने, क्योंकि सब कुछ सीखा है। ठीक है, एक ये यही नियम था जो आपका थोड़ा सा कठिन था, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण था। तो इट इज टाइम यदि मिल जाता है, इट इज टाइम टू, तो आप लोग क्या करेंगे? इट इज टाइम फॉर लिख देना और ऑब्जेक्ट के बाद में टू का प्रयोग करते हुए और बी लगाते हुए पूरा वाक्य आप बना सकते हैं। सूत्र भी देखिए सामने लिखा हुआ, इट इज टाइम, इसके बाद में फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड, इससे आपका वाक्य बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे नियम खत्म हो जाते हैं, कोई भी नियम शेष नहीं रह गया है। आपके ग्रामर का यह पार्ट पूरी तरह समाप्त हो चुका है और आपने भी पूरी तरह समझा होगा। इसके बाद में आप दुनिया का कोई भी वाक्य जो कि पैसिव वॉइस में बदलना है आप बदल लोगे। यदि फिर भी नहीं आपसे बनता, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे डालिए, उसका हम समाधान देंगे और वह आपसे बनेगा, इसका हमारा वादा है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद करेंगे तब तक सारी चीज़ें आप सीख रहे होंगे।